आप बोलो क्या कहते हैं? अरे एक मिनट, हाँ जी बेटे। एक डाउट आया है, देखो वो कहते हैं अनकंसेशनेबल बार्गेन। हाँ जी, बस बस बस। कोई डाउट्स है किसी को? ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब फ्री कंसेंट हम पढ़ रहे हो और उसमें डाउट्स ना आए। ये तो मैं खुद ही जानता हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक काफी टेक्निकल पॉइंट है, टेक्निकल टॉपिक है, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपस में मिक्स हो जाती है। इन्होंने कहा कि एक अनड्यू इन्फ्लुएंस में अनकंसेशनेबल बार्गेन्स का क्वेश्चन है। बताओ, इनको डाउट है? आप में से कह रहे हो कि किसी को डाउट नहीं है, तो बताओ भाई। पहले एक क्वेश्चन जो अब ये पुट किया है, बताओ भाई, पीछे किसी को डाउट नहीं आया इसमें? आप बताओ सर। अनकंसेशनेबल होता है, और जब क्या कहते हैं, अगर हमारे पास में क्या कहते हैं पोजीशन है कि हम किसी को डोमिनेट कर सकते हैं, किसी की बिल को कॉन्ट्रैक्ट से। देखो, सबसे पहले टॉपिक समझो, मेन टॉपिक है इसका फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के अंदर है अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्री कंसेंट का हम वो पढ़ रहे हैं जहां पर फ्री कंसेंट नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती। फिर उसके अंदर भी वो कह रहा है अनकंसेशनेबल बार्गेन। अनकंसेशनेबल का मीनिंग बिल्कुल ठीक इन्होंने बोला है कि दैट इज प्योरली अनफेयर। अनफेयर बार्गेन, ये फिर मैटर ऑफ प्रूव हो जाएगा कि आप कोई डील कर रहे हैं और उस डील में आपने बहुत अनफेयर कर लिया मेरे साथ। इसमें हमने पढ़ा भी था कि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में बात आई थी कि एक टीचर कह रहा है कि भैया मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं। हमने एग्जांपल लिया था ना कि आपने नई नई कार खरीदी, इतनी अच्छी कार लग रही है मुझे, कितने की खरीदी? उसने कहा 10 लाख की। मैंने कहा बेटा 5 लाख की दे दे, तेरे 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। ये अनकंसेशनेबल है, अनफेयर। यहाँ पर वर्ड थोड़ा सा अलग है, अनकंसेशनेबल लग रहा है, लेकिन उसको अगर आप अनफेयर से समझेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये अनफेयर बार्गेन है। फिर उसमें हमने ये भी बताया कि बच्चे के फादर पहुंच गए, बच्चे को समझा रहे हैं कि बेटा ये गलत हो रहा है तेरे साथ, ये गलत है, इस तरीके की बार्गेन हो ही नहीं सकती। कोई 10 लाख की चीज है, नई की नई कार अगर मान लीजिए 1 महीने पुरानी निकली, 1 लाख टूट जाएगा, 1.25 लाख टूट जाएगा, 1.5 लाख टूट जाएगा, सीधा हाफ रेट, प्योरली अनफेयर। ये है अनकंसेशनेबल। अब बताओ क्या कहते हैं? क्या लिखा है? पेज नंबर बता दो। 1.5 1.50 एग्जाम्पल 10 निकाल लो जी जरा। एग्जाम्पल 10 रिलीज डीड एक तरीके की डीड उसको उससे मिली, वैसे कुछ नहीं है। अ डीड यू रिलीज इन फेवर ऑफ समवन। रिलीज जैसे पिक्चर रिलीज होती है ना, वो वाली बात, और कुछ नहीं। तभी तो मैंने कहा पता नहीं क्या चीज है। हाँ, एक डीड उसने रिलीज की है। हाँ जी, हम लोग सेक्शन 19 पढ़ने थे आज, उसका एनालिसिस थोड़ा सा पढ़ना है। सर्टिफिकेट
हेडिंग बना ली। हाँ बिल्कुल। देखो बेटे, नोट तो किया करो, डेट डालकर जरूर नोट किया करो, आप लोग भी नोट किया करो। बुक में अंडरलाइन करना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है, लेकिन आप लिखोगे तो इट विल मेक यू वेरी कंफर्टेबल। सेक्शन 19। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर विदाउट फ्री कंसेंट आपने कुछ भी किया तो क्या है, वॉइडेबल। विदाउट फ्री कंसेंट अगर कोई भी एग्रीमेंट में आप एंटर करते हो दैट इज वॉइडेबल। अभी हम लोगों ने क्या नहीं पढ़ा इसके अंदर, मिस्टेक नहीं पढ़ा, तो पहले 4 के अंदर तो प्योरली वॉइडेबल है, लेकिन उसमें हल्का हल्का वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कहां कहां और थोड़े बहुत लूप होल्स हैं। तो लिखो पहला पॉइंट, when free consent is affected due to, when free consent is affected due to, पहले 4 कौन कौन से, कोशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है जी, लिखो फटाफट। When free consent is affected due to coercion, undue influence, कोशन के साथ पहले फ्रॉड लिख लो, कोशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। डॉट 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 डालकर लिखो वॉइडेबल, जैसे याद हो जाए, डॉट 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 डाल के लिखो वॉइडेबल। इसमें लिखो नोट 1, नोट 1 में आ जाओ। When free consent is affected due to fraud or misrepresentation, when free consent is affected due to fraud or misrepresentation, डॉट डॉट डालकर लिखो, डॉट डॉट डालकर लिखो। बेसिकली इसमें क्या है, फ्रॉड में क्या हुआ, इंटेंशन टू डिसीव, मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ, इंटेंशन टू डिसीव नहीं। तो इसमें ये कह रहा है, हमने बताया भी था लास्ट टाइम कि आप इन दोनों मैटर्स में आप कह रहे हो कि मुझे वॉइडेबल, मुझे नहीं करना वॉइड, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा कर दिया जाए जैसा मुझे बोला गया है। तो लिख दो इसके बारे में, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इंसिस्ट, insist to perform the contract, insist to perform the contract। ठीक है जी, वो इंसिस्ट कर सकते हैं कि इसे परफॉर्म करो टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कहेगा मैं तो नहीं कर सकता, वो अलग इशू है, लेकिन वो ये इंसिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट नोट लिखो, एक्सेप्शन क्या है, साइलेंस लिखो, साइलेंस। हाँ सिर्फ साइलेंस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। साइलेंस, डॉट डॉट डालकर लिखो, contract is not voidable contract is not voidable when other party can discover the truth with ordinary diligence। ये देख रहे हो एक्सेप्शन बन गया ना,
आप साइलेंस के केस में हो, ये कोई भी केस हो सकता है। डॉट 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 डाल के हमने क्या बोला कि अब आपको तो वॉइडेबल जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर अपनी तरफ से क्या ऑर्डिनरी डिलीजेंस, मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था आपको याद हो तो, कि आप जहां रहते हो, मैंने अपनी बाइक आपको बेची, आप जहां रहते हो वो मेरी बाइक का जो सर्विस सेंटर था वो बिल्कुल आपके घर के पास, आपके घर के नीचे था। तो आपको सिर्फ इतना करना था, उसके पास जाना था कि भैया ये बाइक नंबर आपके पास आती है सर्विस होने, इसकी क्या रिपोर्ट है। ये एग्जाम्पल मैंने दिया था, लिखा है कहीं पर? नहीं, लिख लो ब्रैकेट पे एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल when party to the contract can easily ascertain the actual position of vehicle by moving towards the service center only, by moving towards the सर्विस सेंटर ओनली। ये एग्जांपल मैंने दे दिया, इसको आपने ध्यान रखना है। एक और नोट लिख लीजिए। when party to the contract entered into the contract, when party to the contract entered into the contract, not affected by fraud, misrepresentation, undue influence। जो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करी है वो उस इन तीन चीजों से अफेक्टेड ही नहीं है। ना तो फ्रॉड से अफेक्टेड है, फ्रॉड तो आपके साथ हुआ है तब आप बताओगे ना कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ, लेकिन आप उस फ्रॉड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं गए, ना आप उस मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में गए, और ना ही आप उस अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से गए। तो क्या ऐसी सिचुएशन में आप ये क्लेम कर सकते हो? तो डॉट डॉट डालकर लिखो, इन दिस सिचुएशन पार्टी कैन नॉट opt the option of voidable, cannot opt the option of voidable contract। cannot opt the option of voidable, फिर वो voidable का ऑप्शन ऑफ नहीं कर सकता। ठीक है जी, अगर वो इनसे इफेक्टेड नहीं है। हालांकि मैंने इसमें आप देखो क्वेश्चन नहीं लिखवाया मैंने, क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि क्वेश्चन तो एक्चुअली था ही, क्वेश्चन से वो इफेक्टेड है। अब अगर वो जाए ना कोर्ट में तो voidable है ही है, लेकिन बाकी तीन चीजों में तो वो उसे पता ही नहीं, उसमें तो उसे पता ही नहीं कि मेरे साथ कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है या अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है या कुछ हो रहा है। अनड्यू इन्फ्लुएंस भी तो पता चलना चाहिए ना, जैसे उस केस में बच्चे को पता ही नहीं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया गया है कि 10 लाख वाली कार 5 लाख में ले ली, अनड्यू इन्फ्लुएंस था ना, अनकंसेशनेबल बार्गेन। उसे कब पता चला? जब उसके फादर ने उसको बताया।
ये चीज कह रहा हूं मैं। अगर उसके फादर उसे नहीं बताते तो क्या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल था? नहीं था। क्यों बेस पर? क्योंकि जो कंसिडरेशन है उसको लेकर कोई कंडीशन नहीं है। कंसिडरेशन कितना भी कम हो सकता है, वहां पर तो कह देगा कि देखो जी बच्चा 18 साल से ऊपर का, उसके नाम कार है और वो एग्रीड है, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मिस्टेक। मिस्टेक 21, 22, 23 था ये 20, 21, 22, 20, 21, 22 मिस्टेक। जला दो बेटा, लाइट जला दो। अब किसी ने बोला मना कर, बंद करो तो उसने बंद कर दी। अब आप कह रहे हो जला दो तो जला दी। कहा इश्यू बना रहे हो? लिखो मिस्टेक। 20, 21, 22 से बेटे मिस्टेक। ये एक चार्ट बना रखा है, इस चार्ट को बाद में देखेगा, पहले नीचे वाला देखते हैं। एक्चुअली बेटे मिस्टेक दो तरह की है, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में बहुत पहले एक बात बोल दी गई है, अभी लिखवाऊंगा फिर, पहले मिस्टेक समझ लो। मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में पहले ही बोल दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे लॉ नहीं मालूम। सिर्फ इतना कहने से आप नहीं बचेंगे कि आई डोंट नो द लॉ। आप धरती पर इंडिया के अंदर पैदा हो गए, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द इंडियन लॉ। आप धरती पर यूएस में पैदा हो गए, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द यूएस लॉ। ये आपकी जिम्मेदारी बना दी गई है पहले ही, कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको नहीं पता, तो उस बेस पर आप नहीं बच सकते। इसका मतलब क्या हुआ? अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं जी ऐसे तो हम कितना सारे लॉ कहां से पढ़ेंगे, तो उसमें ये कहा जाता है कि जब आप जिस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो फर्स्ट रीड द लॉ। ऑल्दो हमारी गलती है, हमारी मिस्टेक है, हम नहीं पढ़ते। मैंने बताया था इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट एक साइन करने जाते हो, डीमैट अकाउंट एक खुलवाने जाते हो, बैंक में अकाउंट एक खुलवाने जाते हो, ब्लाइंडली जहां जहां वो बोलता जाता है हम साइन करके आ जाते हैं। वी नेवर रीड द लॉ। हमने उनकी टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं पढ़ी आज तक। तो वो किसके ऊपर पड़ गया भारी? हमारे। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं पढ़ा। आपने साइन किया है, इट मींस इट विल बी प्रिज्यूम्ड कि आपने पढ़ा। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले लिखो मिस्टेक। मिस्टेक, मिस्टेक के बारे में लिखिए। मिस्टेक डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ तो साफ साफ कह रहा है, हमने हालांकि पढ़ा है कि मिस्टेक के अंदर वॉइड, लेकिन वो जो चार्ट मैंने भी छुड़वाया है ना, वो उसका वो ऑप्शन है। अभी हम पढ़ रहे हैं मिस्टेक ऑफ लॉ। क्या मिस्टेक ऑफ लॉ आपको कोई वॉइड का ऑप्शन देता है? तो आंसर कहता है नो। लिखो नोबडी कैन रेंडर हिमसेल्फ, नोबडी कैन रेंडर हिमसेल्फ by saying a simple words कि he did not know the law. By saying simple words he did not know the law. Nobody can render himself by saying that he did not know the law. He didn't know the law. डॉट डॉट डालकर लिखो did not know the law. डॉट डॉट डालकर लिखो नो सेफर साइड टू दिस टाइप ऑफ, नो सेफर साइड टू दिस टाइप ऑफ कमेंट्स। इन कमेंट्स को कोई सेफर साइड नहीं दी गई एज पर लॉ। ठीक है जी। लॉ के बारे में भी कहा गया है कि लॉ दो तरह के हैं बेटा, एक तो इंडिया का और एक फॉरेन का। जो इंडिया का लॉ नहीं है आपके लिए, जो बाहर वाला लॉ है वो फॉरेन लॉ हो गया,
तो लिखो इसी के नीचे एरो डालकर। हाँ, इसी मिस्टेक बाय लॉ में पहला पॉइंट है इंडियन लॉ। इंडियन लॉ के बारे में लिख लीजिए, दिस इज आवर ड्यूटी टू नो द इंडियन लॉ। ठीक है, फिर लिखो फॉरेन लॉ। Mistake of foreign law will be read in mistake of fact. Mistake of foreign law will be read in mistake of fact. Mistake of fact. Mistake of fact. Actually दो चीजें हैं, एक mistake of law और एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जो मिस्टेक ऑफ लॉ है वहां पर आप बच नहीं सकते, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ में दो तरह का है, एक तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ आ जाएगा और एक हो गया एक फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ को तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में ही पढ़ेंगे, लेकिन इंडियन लॉ के बारे में साफ साफ कह दिया है कि यू मस्ट नो अबाउट द इंडियन लॉ। आप नहीं बच सकते, ठीक है जी। लेकिन फिर भी जो मिस्टेक ऑफ लॉ के साथ इनके एक्सेप्शंस कहां आ रहे हैं, हम कहां पर ये बात कहलाएगी, तो ये सारा का सारा जजेस के हाथ में ही है कि जब मिस्टेक ऑफ लॉ हो रहा है तब कहां पर हम लोग इसे वॉइड कर सकते हैं, कहां पर नहीं। ये कहीं पर भी इस तरह से डिफाइन इन्होंने नहीं किया। नेक्स्ट लिखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में लिखो। अगेन टू टाइप्स, बाइलेटरल, यूनिलेटरल। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में कहा गया है कि इसमें जो हम पॉइंट्स देख रहे हैं, अब इस चार्ट पर आ जाओ। इस चार्ट में जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट के, बाइलेटरल और यूनिलेटरल, बाइलेटरल और यूनिलेटरल, इनके केसेस में ये वॉइड है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर ये सिचुएशंस आएंगी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वॉइड। सबसे पहले यूनिलेटरल समझ लो, सुन लो बेटा। यूनिलेटरल यानी किसी एक पार्टी की तरफ से मिस्टेक है। पहला पॉइंट क्या दे रखा है यूनिलेटरल का, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा केस इसमें फिट बैठ रहा है। मैंने आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं, याद है बोल्टन वर्सेस जोन्स, उसमें आइडेंटिटी क्या हुई थी, मिस इंटरप्रेट हो गई थी ना, वॉइड था वो कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल नहीं था, वॉइड था। वो खा भी गया, डकार भी गया और पैसे भी नहीं दिए, याद है, ये ध्यान रखना है। इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए हिंट, बोल्टन वर्सेस जोन्स। कौन सा, आइडेंटिटी को लेकर अगर मिस्टेक हो रही है तो एक ही तरफ से तो मिस्टेक थी, है ना। आगे फिर क्या है सेकंड, कैरेक्टर ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। बेटा रिटन डॉक्यूमेंट तो कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बताया आपको, घर खरीदते हैं, पेपर ट्रांसफर होते हैं कि नहीं, वहां पर उस डॉक्यूमेंट के कैरेक्टर में कोई मिस्टेक हो गई। जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं या अनपढ़ होते हैं, उनके सिर्फ अंगूठे लगते हैं, वहां पर ये मिस्टेक्स बहुत हुआ करती थी। आज तो कह दिया जाता है ना, ये लो जी एग्रीमेंट पढ़ लो, पहले पढ़कर साइन कर दो। एक तरफा मिस्टेक क्या हो सकती है कि मैंने डॉक्यूमेंट पूरा लिख दिया, सामने वाला पढ़ा लिखा है नहीं, मेरा नाम योगेश है लेकिन मैं सुरेश के नाम पर साइन करा रहा हूं,
हालांकि इसके अंदर और भी चीजें इन्वॉल्व हो गई प्री कंसेंट वाली, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। हो सकता है मेरे से ही गलत प्रिंट हो गया हो, मैंने ही योगेश की जगह सुरेश लिख दिया हो, या जैसे कई बार जिससे हम डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाते हैं वो कॉपी पेस्ट करता है, कॉपी पेस्ट में गलती हो गई तो हो तो गई एक तरफा गलती, उसने तो अपने साइन कर दिया। वॉइड क्या हुआ बेटा, क्या हो गया वो वॉइड। तो ये है क्या, कैरेक्टर ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसके ब्रैकेट में आप लिख लीजिए one of the important character of written document, one of the important character of written document one of the important character of written document misprinted एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल आप लिख लीजिए wrongly writing of नेम ऑफ अदर पर्सन, गलती से दूसरे पर्सन का नाम लिख दिया, ऐसा बहुत होता है। ठीक है जी, कॉपी पेस्ट के चक्कर में बहुत कुछ होता है। इसमें सिर्फ ये दो ही चीजें रखी, बायलैटरल में और यूनिलैटरल में। अब आ जाओ बायलैटरल पे। बायलैटरल में क्या दे रहा है देखो, ये भी आप अपने आप समझ जाएंगे काफी सारे। क्या कह रहा है, इसमें आगे दो पार्ट में बांट रहा है, एक तो सब्जेक्ट मैटर और एक परफॉर्मेंस। करिए जी हेड, इसको भी डिवाइड कर लीजिए। बायलैटरल मिस्टेक में सब्जेक्ट मैटर आ जाओ, बायलैटरल मिस्टेक में सब्जेक्ट मैटर, क्वालिटी हमने पढ़ा था पहले, क्वालिटी का एक क्वेश्चन, इतने टन्स ऑफ ऑयल भेज दो जी। अब कौन सा भेजे, याद है ऑयल्स की काफी सारी वैरायटीज है, उसने वैरायटी डिफाइन नहीं की, क्वालिटी डिफाइन नहीं की, वॉइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट। मैं सोच रहा था ए ऑयल आएगा, आपने बी भेज दिया, मैं सोच रहा था ए आएगा, आपने बी भेज दिया, दोनों तरफ से मिस्टेक हो रही है बायलैटरल क्वालिटी को लेकर। तो लिख लीजिए आप ऑयल वाला एग्जांपल लिख लीजिए इसमें, क्वालिटी को लेकर ऑयल। बी लिखो एग्जिस्टेंस, याद है एग्जिस्टेंस में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जो परफॉर्मेंस में भी आ जाता है और एग्जिस्टेंस में भी आ जाता है। शिप वाला एग्जांपल दिया था मैंने और खेत में आग लगने वाला एग्जांपल दिया था मैंने। जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है, जिस प्रोडक्ट को लेकर हम लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो जो फसल उगने वाली है वो फसल आपको मिलेगी, लेकिन वहां आग लग गई है, बाढ़ आ गई और वो बह गई वो फसल, क्या वो एग्जिस्ट कर रही है? वो नहीं था, बायलैटरल दोनों तरफ से था। तो इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ फ्लड। क्रॉप्स हो गया एग्जिस्टेंस में, एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो क्रॉप। क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ फ्लड, आजकल आई रही है फ्लड। आइडेंटिटी पर आ जाओ, आइडेंटिटी का क्या एग्जांपल, वो तो उसमें चला गया ना यूनिलैटरल में। अब आइडेंटिटी की बात आ रही है किससे, ऊपर हेडिंग देखो ना क्या है, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर की आइडेंटिटी की बात हो रही है। मैंने आपसे एग्जांपल उसका देखो, एग्जांपल हमने बहुत सारे पढ़े हैं और समझने की कोशिश भी की है, उनको आपको फिक्स करना आना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा था, मैं कार शोरूम में गया, आई वांट टू बाय कार, बट मुझे आइडेंटिटी तो बतानी पड़ेगी, कौन सी कार, कौन सा मॉडल। आज की डेट में तो आप कोई भी कार खरीदने जाओ तो उसके 10-12 मॉडल्स मौजूद है।
आपको स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है, तो मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगी। मैं सोच रहा हूं कि भाई मुझे तो ऑटोमेटिक चाहिए और आ रही है वहां से मैनुअल, तो हो गया आइडेंटिटी की मिस्टेक, पहचानने में मिस्टेक हो रही है हमारी। मैं सोच रहा हूं कि मुझे वैगनआर लेनी है और वहां से आ रही है मान लीजिए कुछ और, कोई भी और दूसरा मॉडल आइडेंटिटी। नेक्स्ट लिखो टाइटल। कुछ लिखना नहीं आइडेंटिटी, ये एग्जांपल बोलता हूं, ये लिखो। कार का एग्जांपल लिखना है और कुछ नहीं, इसमें ज्यादा डिटेल आना, इनको एग्जांपल से ही समझाना है। इसका एक एग्जांपल और भी था कि उसने ऐसे बोला था कि भाई मेरे पास 2 कार है, मैंने कहा आई वांट टू बाय माय कार टू यू। अब आपने जो कार देखी आप सिर्फ वही सोच रहे हो, जबकि मैं वो वाली बेचना चाह रहा हूं जो मेरी दूसरी कार है, तो वो भी आइडेंटिटी की मिस्टेक हो गई है ना। टाइटल, टाइटल का मतलब यहां पर क्या रहेगा, टाइटल होती है ना हेडिंग किसी के, तो टाइटल में क्या है बताइए, क्या दे सकते हो। मैं तो कह रहा हूं रेंट एग्रीमेंट बनाना है और वो कह रहा है जनरल एग्रीमेंट बनाना है। डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है तो किसी चीज का भी हो सकता है टाइटल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जो टाइटल की बात हो रही है, टाइटल में मिस्टेक हो रही है। मैं रेंट एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं और वहां जनरल एग्रीमेंट बन रहा है, दोनों तरफ से मिस्टेक चल रही है। जब रेंट एग्रीमेंट बनेगा तो वहां तो रेंट का ही आएगा, जनरल एग्रीमेंट नहीं हो सकता, तो वो चीज है टाइटल। ठीक है। नेक्स्ट प्राइस, तो कितनी बार क्वेश्चंस कर चुके हैं प्राइस के तुम, है ना। क्या था प्राइस में, तो जहां प्राइस मिसमैच हो गए दोनों तरफ के ड्यूल एरर हो गए। नेक्स्ट क्वांटिटी, क्वांटिटी का कौन सा एग्जांपल है कोई पढ़ा था क्वांटिटी का एग्जांपल हमने। 100 टन ऑफ ऑयल, उसमें ऑयल मेन ले लिया था ना हमने, क्वांटिटी को लेकर तो कोई संशय था ही नहीं, ऑयल को लेकर संशय था। आप कुछ भी अपने से कोई भी एग्जांपल बना सकते हो कि क्वांटिटी का मतलब मान लीजिए जैसे आप बेनाना का लीजिए, बेनानास आते हैं डजन में, लेकिन ग्रेप्स आते हैं केजी में। मैं वहां पर मिसलीड कर रहा हूं, कुछ नहीं पता, कुछ एक जगह पर बेनानास वेट में भी आते हैं, जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं वो वेट में ही देते हैं। हाँ, और हम लोग तो डजन में जानते हैं, तो मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई ना। मैं बोल रहा हूं 12 डजन, वो भेज रहा है 12 केजी। ध्यान से देखो, जो आप कह रहे हो ना उसको कैसे एग्जांपल, जैसे आप 100 टन कह रहे हो, मैं कह रहा हूं कि आपने बोल दिया जी 100 केजी और मैं भेज रहा हूं 100 डजन, फर्क हो गया। ठीक है जी, जहां पर हमारी क्वांटिटी को लेकर मिसमैच है, मिस्टेक में इतना सही है, ज्यादा इसको नहीं करना। इसका एक एग्जांपल मिस्टेक ऑफ फैक्ट का पढ़ लेते हैं बस। एग्जांपल 36 क्या कह रहा है, A offers to sell his ambassador car to B who believes that A has only Fiat car, वही वाली बात। अच्छा वो रहे, अरे हाँ वो तो रहेगी, सॉरी। परफॉर्मेंस का और देख लीजिए, अगर मिस्टेक हो रही है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को लेकर, परफॉर्मेंस क्या था, परफॉर्म करना, जो हम लोगों का सब्जेक्ट मैटर में कुछ ड्यूटी होती है उसे परफॉर्म करना। जैसे जब आप कुछ खरीदने जाते हैं तो आपकी ड्यूटी है पेमेंट करना और मेरी ड्यूटी है आपको वो चीज सप्लाई करना, उसे कहते हैं परफॉर्मेंस। सबसे पहली बात लीगल, कोई चीज अगर लीगली आप उसे परफॉर्म ही नहीं कर सकते, जैसे गन का बोला था ना कि आपने कहा AK-47 खरीदने चलते हैं, चलो भाई,
ना तो आप खरीद सकते हो ना कोई बेच सकता है। तरीका है उसका लीगल प्रोसेस। लीगल प्रोसेस चलेंगे वाला इशू हो गया, लेकिन लीगली लोकल मार्केट में ये चीज बैन है। तो लीगली क्या है? विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, विच इज बैन बाय लॉ। आप ऑफिशियली सिगरेट खरीद सकते हो, लेकिन अगर उसी सिगरेट वेंडर से आप कहते हो कि जरा एक पुड़िया चरस की दे दो, वो दे पाएगा लीगली? लीगली की बात हो रही है। आपकी बात ठीक है, मैं भी बोल सकता था ये बात, लेकिन लीगली ये बात हो रही है, क्या वो लीगली दे पाएगा? आपको बिल चाहिए, मान लो आपको सिगरेट का बिल दे सकता है वो, लेकिन आपको चरस का बिल नहीं देगा। लीगली की बात हो रही है कि जहां पर सब कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही है। सेकंड, यही बात फिजिकली में भी आ जाएगी। आपको फिजिकली अगर कोई चीज परफॉर्म करनी है, फिजिकली परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? जो मेरा शिप डूब गया, अब मैं उसे फिजिकली परफॉर्म कर ही नहीं सकता। आग लग गई, वो एग्जांपल यहां भी फिट बैठता है, क्योंकि मैं उसे फिजिकली परफॉर्म कर ही नहीं सकता। जिसका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और बाय चांस उसकी डेथ हो गई, अब किसके साथ होगा? हो ही नहीं सकता, वो फिजिकली भी परफॉर्म नहीं हो सकता। तो ये तो आसान है मिस्टेक वाला मैटर। यस सर। इन चीजों में तो वॉइड है, लेकिन अब इसका कंक्लूजन समझ लो कि ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े, इन पॉइंट्स में तो वॉइड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अदर पॉइंट्स में भी वॉइड हो। अब जैसे मिस्टेक ऑफ लॉ सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर जाता है बच्चों को, तो मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या ध्यान रखना है कि मिस्टेक ऑफ लॉ में जब भी बात आएगी तो वो डिसाइड जज करेगा, क्योंकि वो तो डिस्प्यूट ही बनेगा। आप तो कहोगे नहीं, वो कहेगा हाँ, नहीं और हाँ। ठीक है, तो आप इसमें कंक्लूजन में लिख दीजिए। फिजिकल वाला है, इसमें क्या कहते हैं, जैसे कुछ अनसर्टेनिटी वगैरह की वजह से नहीं होता ना फिजिकली पॉसिबल। हाँ जी, या तो सामान फिजिकली पॉसिबल ना हो, फिजिकली वही ना, आग लग गई तो आप उसको अब दे ही नहीं सकते उस सामान को। ठीक है जी। तो एक लास्ट में कंक्लूड करके लिख दो। एज अ रिजल्ट अ मिस्टेक में लीड, लास्ट लाइन बस, एज अ रिजल्ट अ मिस्टेक में लीड अ कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड voidness. As a result, a mistake may lead a contract towards voidness. void की तरफ ले जाएगा वो क्या है? Towards voidness. तीन कंप्लीट हो गए हमारे एसेंशियल्स में। एग्रीमेंट पहले हो गया था, फ्री कंसेंट और अब आ जाओ इस पे लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड चौथा वाला आ रहा है बेटे। कितने थे एसेंशियल्स? कितने थे एज पर लॉ? एज पर लॉ कितने थे? 6 थे। 6 एज पर लॉ 6 थे, जिसमें से एग्रीमेंट पहले पढ़ चुके थे, फ्री कंसेंट और कैपेसिटी यहां पर हमने कर लिया। अब आ रहा है 2 एक साथ आ रहे हैं, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। हालांकि वहां पर ये दोनों अलग अलग थे, लॉफुल कंसिडरेशन और लीगल ऑब्जेक्ट। क्या हो गया बेटे आप आज? एक्चुअली अब तो एक तो हम बाउंड हो गए हैं ये लगाकर, ऊपर से स्पेस भी कम है। पहले मूव होकर पढ़ाने में इसलिए मजा आता था कि मूव होते रहो और कान थोड़े बहुत खींचते रहो। पिटाई तो नहीं कर सकते, कान तो खींच ही सकते। लिखो बेटे,
हालांकि हम ये पढ़ चुके हैं कि लॉफुल कंसिडरेशन क्या था और लीगल ऑब्जेक्ट क्या था, इसको सिर्फ ऑफिशियली हम अब कंप्लीट करेंगे। पहले सुन लो, अभी मत लिखना। क्या कह रहा था? कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस का मतलब यहां पर वो कह रहा है कि अगर नीचे से आपका कुछ अफेक्टेड नहीं है तो ये क्या है? लॉफुल है। पहला क्या लिखा है? फॉरबिडन बाय लॉ। अभी ऊपर भी हम डिस्कस कर रहे थे, जो एज पर लॉ ही बैन है वो नहीं हो सकता, ना तो वो कंसिडरेशन हो सकता ना वो ऑब्जेक्ट हो सकता। सेकंड क्या है? डिफीट द प्रोविजन ऑफ अदर लॉ। ये भी याद रखना है, अदर लॉ का मतलब आपके पास इंडिया के अंदर सैकड़ों लॉ है, आप आज किसी लॉ को फुलफिल कर रहे हो लेकिन उसकी वजह से कोई दूसरा अगर लॉ इफेक्ट हो रहा है तो आप वो भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल सुन लो, आप 18 साल के हो गए, मेजर हो गए, बट यू कैन नॉट मैरी। सिंपल सा एग्जाम्पल है। ऑल्दो यू अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी बट यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट मैरिड। फॉर मेल कह रहा हूं मैं, है कि नहीं? एक मेजोरिटी आपको सब कुछ अलाउ कर रहा है, कोर्ट को वहां चले जाओ, ये करो, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर सकते हो एक्सेप्ट वन, आप शादी नहीं कर सकते। फॉर मेल कह रहा हूं, ध्यान रखना, है कि नहीं? एग्जाम्पल बिल्कुल फिट। फ्रॉडुलेंट हमने पढ़ी लिया। इन्वॉल्व्स इंजरी टू अदर पर्सन, ये तो कोर्ट ही अलाउ नहीं करता कि आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर से होने से किसी और को इंजरी हो। कॉन्स्टिट्यूशन में ही पढ़ा दिया, राइट्स एंड ड्यूटीज के अंदर। आपकी ड्यूटी क्या है? पीस बनाकर रखना, हार्मनी बनाकर रखना, और आपकी वजह से किसी को इंजरी हो रही है तो वो आप कर ही नहीं सकते। सर एक चीज पूछनी है, जैसे अगर क्या कहते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, गवर्नमेंट का जैसे हाईवे वगैरह बनाते हैं, ठीक है, अब जगह चाहिए लेकिन जगह लोग दे नहीं रहे, वहां रहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि पुलिस ना जगह क्लियर करवाती है तो फिर मार पिटाई करती है, तो उसमें तो ये चीज नहीं, आप ध्यान से उसमें बेटे, बल्कि वो लोगों के ऊपर केस बनता है, क्योंकि जो पीस वाली बात आ गई, पीस को वो हर्ट कर रहे हैं जो लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर सर एक तरीके से तो उनकी जगह है। नहीं बेटे, वो आपसे कानूनी तौर पे ली जा रही है, आपसे जबरदस्ती नहीं ली जा रही। मैंने कल भी लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, इफ यू आर नॉट विलिंग टू सेल, मत बेचिए, आपको जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर वो फ्री होल्ड है तो आप कोर्ट चले जाओ, मतलब ही नहीं बनता सरकार आपसे ले ले। राइट टू प्रॉपर्टी राइट वो तो हट गया ना, लेकिन आपको वहां से हटाया तो नहीं जा सकता अगर आपकी विश नहीं है तो। नहीं सर, वही तो कह रहा हूं कि वो मार पिटाई करके क्लियर कर दे। नहीं करते बेटे, मैं समझ नहीं रही बात। मार पिटाई तब करते हैं जब आपके पास एक ऑर्डर आए, एक नोटिस आए कि जगह खाली कर दो। अब आप नहीं कर रहे तो आप प्रॉब्लम आप कर रहे हो ना। हाँ बोलो। अब हाँ मत जाओ बेटा, बहुत पीछे इतना मत जाओ। ये लॉ में वो बहुत वो हो जाएगा, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, आउट ऑफ सब्जेक्ट चले जाएंगे। इमरजेंसी को मत काउंट करो, और अगर इमरजेंसी की बात करोगे तो दैट वाज ऑलरेडी इम्पोज्ड बाय द सिग्नेचर ऑफ राष्ट्रपति जी ओनली, ये ध्यान रखना। और राष्ट्रपति जी पूरे देश के मालिक हैं, उनके पास वो कुछ ऐसे राइट्स दिए गए हैं, वो जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं। तो वो आप उन्होंने एज पर लॉ ही किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको प्रोवाइड किया है, अनऑफिशियली यूज नहीं किया। पूरे देश के मालिक चाइना वाला नहीं, वैसा वाला हाल नहीं, बट वो है तो ना, पूरे देश को एक उनका राइट है ना, गलत कुछ वो भी नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो भी नहीं जा सकते। हाँ, वो भी लीगली बाउंड है। वो बेटे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने वो राइट राष्ट्रपति, मैं उसको बस एक छोटे से, ज्यादा उसमें हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन, अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति जी को राइट दिए गए, राष्ट्रपति जी ने उन राइट्स को यूज किया था, तो राइट्स को यूज करने दोगे? जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है वो तो यूज करने दोगे। जब आपको राइट है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, आप भी तो कर रहे हो राइट यूज, कौन रोक रहा है आपको? जो रोकता है आप कोर्ट जाओगे। अब राष्ट्रपति जी उस राइट को यूज कर रहे हैं तो आप क्यों वो कर रहे हो? ठीक है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम रही है वो पॉलिटिकल, उस पर नहीं जाना, हमारा सब्जेक्ट लॉ है। हाँ जी,
समझ गए मेरी बात? तो इंजरी का यहाँ पर मतलब ऐसे नहीं है बेटा कि जबरदस्ती। अब हम यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ से तभी हटाया जा सकता है जब हम कुछ अगेंस्ट लॉ कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट वो अलग इशू हो गए। मैंने बताया ना कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, मान लो इन द सेंस कि ये सामने पार्क है, ये पार्क किसका है ना? अब हम कल से शुरू करते हैं कि पार्क में पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो हमें हटा सकती है ना। बस आप बैठ सकते हो पार्क में, कभी कभी कोई एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन रेगुलर थोड़ी आप अब मैं ये थोड़ी कहूंगा कि अब ये पार्क मेरा हो गया, मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे पुराने जमाने में होता था कि गाय भैंस बकरी बांध दो, जहां जहां मेरी गाय भैंस बकरी चली गई वो जमीन मेरी। ठीक है, ये 4 पॉइंट क्लियर। द कोर्ट क्या कह रहा है? अब कोर्ट को इमोरल लगना चाहिए, कोर्ट्स रिगार्ड इट एज इमोरल, क्योंकि कुछ कोर्ट के ऊपर भी तो छोड़ेंगे। जो कोर्ट में केस पहुंचेंगे तो कोर्ट डिसाइड करेगा ये मॉरल है या इमोरल है। अगर कोर्ट ने इमोरल बोल दिया तो खत्म। अमान्य मोरल होता है, मान क्या बोलते हैं हिंदी वर्ड उसका? मोरालिटी का मतलब जो आपके सर मॉर्टलिटी, तो उसी का हो गया ना, इमोरल कर दिया उसने। इमोरल मतलब जो मोरालिटी के अगेंस्ट है, एज पर मोरालिटी। ह्यूमैनिटी आ गया, सब चीजें आ गई इसमें। मानवता नहीं बोलते, मानवता समथिंग, मानवता अमानवीय, अमानवता हो गया ये। सर मॉडल तो जो पार्टी था अब ये मोरल, वो अलग चीज हो गई। मोरल है ये यार, ये इमोरल है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, वही बात यहाँ पर भी आ गई। इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी हो सकता है। ये 6 पॉइंट्स आगे डिस्कस कर रहा है अभी ये इसने सिर्फ 6 पॉइंट्स आपको बताए हैं। इन 6 पॉइंट्स को आगे हम करते हैं डिस्कस। अब जरा एक बार सबसे पहले एक एग्जाम्पल 37 पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है? उसने ज्यादा डिटेल नहीं बोली है तो इसलिए मत कहना कि सर पढ़कर पूरा समझ नहीं आ रहा। वो बाय फ्रॉड वर्ड से समझना है आपको कि कुछ आपस में इन्होंने इस तरीके का किया है, चीटिंग की है, फ्रॉड कर रहे हैं कुछ भी। तो वो ठीक है ना, नहीं हो सकता। आगे 38 एग्जाम्पल देख लीजिए। साहब बोल रहा है रॉबरी, ये भी हमने पढ़ा था पहले, हमने पढ़ा तो था रॉबरी वाला, याद नहीं? सर ये तो पहले भी पढ़ा। वही तो कह रहा हूँ, जब रॉबरी हुई तो हमने कहा कि यार कोर्ट में केस मत कर, कोर्ट में केस मत कर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल नहीं हो सकते, उनके अगेंस्ट स्टेट जो है, उनके अगेंस्ट स्टेट एक्शन लेगा ही लेगा, अगेंस्ट स्टेट हो जाता। तभी कहा ना, स्टेट एक्शन लेगा ही लेगा। एक बार 39 तो देख लो, ये आपका आ गया, रिश्वत से रिलेटेड पढ़ा हुआ है हमने। वही एग्जांपल्स है, हर जगह आपको बस फिट करने हैं, जहां जहां आपका ठीक है। अब ये जो 6 पॉइंट है इनको लिखना और इनके बारे में छोटा छोटा पॉइंट लिखेंगे। लिखिए सेक्शन 23, सेक्शन 23 अंडरलाइन करके लिखिए। वेयर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, वेयर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट सेट टू बी अनलॉफुल। ये जो नीचे वाले केसेस हैं, यहां पर कंसिडरेशन हो या ऑब्लिक ऑब्जेक्ट, वो अनलॉफुल है। फर्स्ट, फॉरबिडन बाय लॉ, ये तो हमें पता है, फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ।
इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए ब्रैकेट में। इसने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, ये आप लोग देखते भी और अभी पिक्चर भी आई थी इसके ऊपर, चंदन के पेड़ काटने वाली पुष्पा चंदन के पेड़ था ना, उसमें इलीगल था, फॉरबिडन बाय लॉ है, फॉरबिडन बाय लॉ है। अब ये मत कहना कि काटना वो बाय इलीगली कर रहा था। अगर जो रियल ऑनर है, सुन लीजिए, इसमें जो रियल ऑनर है अगर वो चंदन के पेड़ उगाता है तो उसे फिर परमिशन लेनी पड़ती है कंसर्न डिपार्टमेंट से कि मेरा पेड़ की पूरी ग्रोथ हो गई है, नाउ अलाउ मी टू कट इट एंड सोल्ड इट इन द मार्केट। गवर्नमेंट को बेचते हैं ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो गवर्नमेंट को या प्राइवेटली, मैं इसीलिए तो बेटे आपको बता रहा हूँ, ये बात आपको नहीं पता, अब आप समझ लीजिए। जो चीज नहीं पता वो सुन लो। आपको ये तो पता था कि वो पिक्चर में दिखाया कि चंदन के पेड़ काटना इलीगल है, आई एग्रीड। लेकिन बेटे अगर आप लोग अपनी लैंड पर, जो आपका कल्टीवेशन वाला लैंड आपकी ओनरशिप में है, आपने वहां पर कुछ पेड़ लगाए, अब वो पूरे ग्रो हो गए हैं और आप उन्हें काटना चाहते हैं, तो बाय द परमिशन ऑफ जो वहां का कंसर्न डिपार्टमेंट है, एसडीएम है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, या जो भी है, उनसे परमिशन लेकर आप उसे कट करके मार्केट में सोल्ड आउट कर सकते हैं। सर एक ही क्वेश्चन है मेरा, हम पूछेंगे क्यों? अच्छा, हम पूछेंगे क्यों? पूछेंगे इसलिए बिकॉज वो नेचुरल रिसोर्स में काउंट होता है, वो नेचुरल रिसोर्स में काउंट होता है। वो बहुत जरूरी ये चीज जानना कि भाई ये जो पेड़ वगैरह, जैसे रोज हर 6 महीने में फसल का कटना अलग इशू है, लेकिन पेड़ एक अलग इशू बन जाता है। और उसमें क्या था, वो इलीगल इसलिए था उस मूवी में क्योंकि वो जंगल वाले काट रहा था, जिस लैंड का मालिक सरकार होती है, उस लैंड की मालिक सरकार थी। जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट आपका नहीं है, फॉरेस्ट सरकार का है। ठीक है, बढ़े आगे। ये एग्जाम्पल ठीक रहेगा, ब्रैकेट में एग्जाम्पल लिख लीजिए। पुष्पा कटिंग चल रही इसने तो घास का लिखा है, इवन वो जंगल में से घास काटना भी इलीगल है। वो तो सर क्या पता चलेगा घास से घास क्या तो रहे, जंगल के अंदर कुछ भी अगर उपज रहा है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। सर लीज पे सर ले लेते सर, वो अलग हो गया ना, फिर तो आप मालिक हो गए, टेम्परली मालिक तो हो ही गए। लीज पर आपने ले लिया, आप टेम्परली मालिक हो गए। अब मालिक, लेकिन परमिशन, पेड़ काटने की परमिशन अलग है, आपने लैंड की लीज ली है, पेड़ों की नहीं ली। सर बट जो प्रेशियस जो मतलब पेड़ होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो सर प्राइवेट प्रॉपर्टी में वो नहीं कर सकते। फिर से बोलो सर, प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे जो रेड सैंड हो गया, उनको नहीं हुआ। सुनो, उसमें जो एज पर लॉ बैन है, ये एज पर लॉ बैन नहीं है। आप चंदन उगा सकते हो बेटा, हाँ हाँ, आप चंदन उगा सकते हो, लेकिन चंदन हर जगह थोड़ी उग जाएगी। अगर आप सोचो रेड सेंट्रल बोर्ड आपका दिल्ली में हो जाए, सामने वाले पार्क में हो जाए, नहीं हो पाएगा। आप पार्क में यहाँ बनाना नहीं उगा पाओगे। सॉइल मैटर करती है। एक बताया तो आपको, इस पार्क की खासियत पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता। कटहल सब जानते हैं, सामने पेड़ लगा हुआ है कटहल का, क्या बोलते हैं उससे, कटहल कुछ है, समथिंग फ्रूट बता दूंगा, जैक फ्रूट। तो आप उसको कर सकते हो बेटा, आप चरस की खेती नहीं कर सकते। हाँ, मेरे माइंड में वही आ रहा था कि जो फॉरबिडन, हाँ वो फॉरबिडन बाय लॉ है, लेकिन उसमें भी कुछ एक जगह अलाउड है, फिर वो परमिशन लेते हैं और परमिशन उसकी नहीं, इसकी भी होती है बेटे। अफीम, चरस, गांजा भी मेडिसिन है एक्चुअली, ये मेडिसिन है, जहां पर इसकी खेती हो सकती है वो एज पर परमिशन होती है और वो अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट, अंडर द सेफ्टी ऑफ गवर्नमेंट नॉर्म्स में चलती है। सर ऐसा तो नहीं कि वहीं से सप्लाई हो जाती है, होता तो मनाली का जैसा रोड के ऐसे अब देखो, वो जो चीज नेचुरल है आप उसे रोक तो नहीं पाओगे। अब जो आपने सुना होगा, इन सब चीजों के सोर्स होते हैं बर्ड्स। किसी बर्ड ने एक बीज खाया,
और उसको उसने कहीं थ्रो आउट कर दिया, तो वो जहां थ्रो आउट हुआ वहां तो उगेगा ना। और आपका जो आप जहां की बात बता रहे हो वहां तो बहुत ही ज्यादा नेचुरल वो है, जो वहां की फर्टाइल बहुत जबरदस्त होती है। वहां तो अगर इतनी सी मिट्टी पहाड़ के बीच में मिल जाए वहां पे भी कुछ ना कुछ उग जाता है, बहुत ज्यादा फर्टाइल। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल इसका वही लिख लीजिए आप, सिंपल। पुष्पा पुष्पा मत लिखो, पुष्पा लिखोगे इलीगली कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, इलीगली कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। अब इलीगली का मतलब मैंने साफ बोल दिया कि आप विदाउट परमिशन कर रहे हो, अनऑफिशियली कर रहे हो। अब ये मत कहना कि सर हमने परमिशन लेकर काटी, तो वो तो नॉर्मल ट्रीज होती है यहाँ पे, उनको काटना है और प्राइवेट प्रॉपर्टी। हाँ हाँ गलत है। आपके घर के अंदर पीपल का पेड़, नीम का पेड़ हो, आप उसे नहीं काट सकते ऑफिशियली। अरे मैंने किसने भी उगाया हो सर ये तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंट से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। हमारा घर है तो हाँ, अगर वो लैंड पर है तो। अगर लैंड में आपके गमले में उगा हुआ है तो अलग इशू है। पेड़ कहाँ से उग रहे हैं? नहीं होते हैं, ऐसा नहीं हंसो। बहुत बड़े बड़े लोगों ने आजकल क्या करना शुरू किया है कि बड़े बड़े गमले लेते हैं ऐसे हो जाए। और हाँ उसको फिर वो मूव भी कर सकते हैं ना इधर से उधर, वो बिकते हैं, फिर वो बहुत महंगे महंगे बिकते हैं। हाँ हाँ, जो सिटीज जो डेवलपर्स हैं, सिटी डेवलपर्स, उनको ग्रो पे ही पेड़ चाहिए। अब आपने जमीन में लगाया तो उसे उखाड़ कर ला नहीं सकते, लेकिन अगर वही पेड़ मैंने गमले में लगाया हुआ, इतना मोटा गमला मेरा है और उसके अंदर वो काफी ग्रो कर गया, आप उसको बेचोगे, कई हजारों में बिकता है वो। हाँ, बिजनेस करो। सेकंड लिखिए, when consideration or object defects the provision of law। डिफीट भी लिख सकते हो, डिफेक्ट्स भी लिख सकते हो। ये डिफीट लिख रहा है, बात वही है, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। सर डिफीट तो हराना हो गया। हाँ वही, ऐसे यूज कर सकते हो। हराना ही तो है किसी दूसरे लॉ को। अभी आपको एग्जाम्पल दिया तो है, आपने अपना वही एग्जाम्पल लिखना है, एज वाला। हाँ, a male 19-year boy लिखो, a male 19-year boy cannot get married। a male जरूर लिख देना, a male 19-year boy cannot get married unless get 21। तो दो कौन कौन से लॉ आ गए, मेजोरिटी और हिंदू मैरिज एक्ट। मैरिज एक्ट कह लो, स्पेशल मैरिज एक्ट भी हो सकता है। मैरिज भी हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये सब बने एक्ट बने हुए। मैंने कहा आप कुछ भी कहो, हर चीज का एक्ट है बेटा, हर चीज का एक्ट है। नेचुरल को छोड़कर, सांस लेने पर एक्ट नहीं है। अच्छा, मतलब उसमें पैसे लगते हैं कि पैसे निकालो। हाँ, वो अभी वो एक्ट नहीं बना। अभी का मतलब कैसा चल रहा है? कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है। एयर पोल्यूट अगर हम कर रहे हैं तो एयर पोल्यूशन के नॉर्म्स में कहीं आ जाए कुछ, अभी कुछ नहीं आया लेकिन ठीक है। इसमें और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ये एग्जांपल आपने देना है। लिख लिया सबने वो मैरिज वाला। थर्ड, फ्रॉडुलेंट। थर्ड लिखो, फ्रॉडुलेंट। इसको तो मेरे ख्याल से हम थक चुके हैं पढ़ पढ़ कर। फ्रॉडुलेंट तो पढ़ पढ़ कर थक गए हो ना। पूरा इसका टोटल पढ़ लिया। ये फोर्थ मत लिखेगा, ये ऊपर चला गया, डिफीट वाले में आ गया। थर्ड के बाद जो फिफ्थ वाला है इसको सीधा फोर्थ लिखो आप। इन्वॉल्व्स इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। involves injury to the person or property of another। आपने भी पढ़ा हुआ है, बुक पर लिखा हुआ सी इंस्टीट्यूट ने भी।
हम पढ़ा रहे हैं, बुक से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं इसी बुक के कंटेंट को पूरा प्रिंट करके ऊपर लिख दूं बाय योगेश गुप्ता, तो वो कॉपीराइट एक्ट में फंस जाऊंगा। ऐसा बहुत जगह होता है। इसमें इंजरी कहाँ से आ गई? तो मैं इंजरी तो पहुंचा रहा हूँ इसको कॉपीराइट एक्ट को, प्रॉपर्टी और मैं सीए इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ, तो उनको इंजरी हो रही है ना, फिर उनकी किताब कोई नहीं खरीदेगा। मैं कहूंगा कि बच्चों मेरे से ही ले लो फ्री में, है ना। अपने आप को प्रमोट करने के लिए मैं फ्री में दे रहा हूँ, आप हाँ वेट ही नहीं करोगे। हालांकि वो पहले पैसे ले लेते हैं। हाँ, वो इनडायरेक्टली है रोकने का तरीका और एहसान दिखाने का तरीका कि हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए ब्रैकेट में, कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट लिख लीजिए ब्रैकेट में। एक और भी एग्जाम्पल दिया है इसने, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, पुराने पिक्चरों वाला, बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर वाला दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि पुराने जमाने में होता था ना कि तूने मेरा कर्जा नहीं उतारा, अब मेरे खेत में तू ही काम करेगा और मैं तुझे तनख्वाह भी नहीं दूंगा, और जो तेरी तनख्वाह है मेरे से मेरा अपना लोन चुकाया जाएगा। वो अनऑफिशियल हो गया, है ना, लेबर एक्ट के अगेंस्ट चला गया। क्योंकि पैसे नहीं दे। हाँ, क्योंकि पैसे नहीं देते उसको, तो लेबर एक्ट में आप कहते हैं ये चीज नहीं कर सकते, बंधुआ मजदूर कहलाता है ना वो। तो सर ऐसा कर सकते हैं कि उसको पैसे दिए तो वो देखो, ये आपने अब क्या किया, उसको टेक्निकली करेक्ट कर दिया, लेकिन पुराने जमाने में लोग इतना समझते नहीं थे ना, उनको अपना वो भी दिखानी होती थी ना, उनको अपनी वो हुकूमत भी दिखानी होती थी ना, तो वो था। लिख दो नेक्स्ट पार्ट, इमोरल। इमोरल, अब इसमें देख लो आप एग्जाम्पल क्या कह रहा है। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया उसने। देखो, मोरल का जो सेंस है वो आपकी अंतरात्मा, आपके दिल दिमाग से जोड़ा गया है। दिमाग भी नहीं बल्कि दिल और अंतरात्मा से, कि जो आपका लगता है कि जो गलत है वो गलत है ना। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, वेयर P had advanced money to D, a married woman, to enable her to obtain a divorce from her husband, है ना, पिक्चर में भी दिखाया गया। And D had agreed to marry him as soon as she could obtain the divorce. वो कह रहा है कि भाई मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, उसको डिवोर्स दे दे, अब मेरे से शादी। अब इसको रिफाइंड फॉर्म में कह दोगे कि अब दोनों के बीच में मान लीजिए कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो अलग इशू है, लेकिन यहाँ पर तो वो क्या कर रहा है, पैसे देकर करवा रहा है, तो ये इमोरल हो गया। कि कोई चीज, देखो सारा खेल सेंस का ही है लॉ के अंदर, तो वो क्या कह रहा है कि सेंस रॉन्ग दिख रही है, इमोरल है। लिखो नेक्स्ट, ये एग्जांपल लिख लो, छोटा सा लिख लो, सिर्फ छोटा एक वही लाइन लिख लो। P advanced money to D, P advanced money to D to obtain divorce from her husband, to obtain divorce from her husband and get married to him, and get married to him। समझ गए, छोटा सा लिख दिया कि P ने D को कहा कि अपने हस्बैंड को डिवोर्स दो और मुझसे शादी करो, फ्रॉम हिम एंड गेट मैरिड टू मी। ये इमोरल। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, लास्ट पॉइंट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। हालांकि ये पब्लिक पॉलिसी अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है और बहुत बड़ा है, इसको ये आगे डिफाइन भी कर रहा है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इसमें ए लिखो। कब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है? ए,
ट्रेडिंग विद एनिमी, आपने कई बार पूछा है ट्रेडिंग विद एनिमी, और यही आपको एग्जांपल है, इसमें यही होता है कि आपका किसी कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर हो गई, जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर डिक्लेयर्ड है, तो वो एक दूसरे के लिए एनिमी हो गए, वो आपस में ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब एज पर इंडियन लॉ। उनका हमें नहीं पता, लेकिन हमारा इंडियन लॉ तो हमें मना करता है कि भाई अगर हमारा किसी के साथ वॉर डिक्लेयर्ड है तो हम उसके साथ फिर ट्रेड नहीं करेंगे। आपने अगर सुना होगा तो इसीलिए कभी भी पाकिस्तान के साथ वॉर डिक्लेयर नहीं की जाती। एसेंशियल्स के लिए भी नहीं ट्रेड कर सकते। नहीं कह रहे, अब हम इसलिए डिक्लेयर नहीं करते क्योंकि बहुत सारी जगहों पे अब बैन जरूर अभी भी लगा हुआ है कुछ एक कि भाई ये चीज नहीं होगी, लेकिन वॉर डिक्लेयर नहीं है, वो बैन कर दिया, वो तो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं एज पर पॉलिसीज कर दिया, लेकिन अगर वॉर डिक्लेयर हो गई तो वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया। सर और एक चीज, वॉर डिक्लेयर हो जाती तो फिर ये सब भी क्या कहते हैं लॉ वगैरह होंगे, तब भी क्या कहते हैं अवॉइड करे ना, वो तो आपके लिए है ना, आपके लिए तो लगेंगे, आपके लिए तो लगेंगे, और गवर्नमेंट के लिए सारी चीजें हट जाती है। नहीं कहाँ से हट जाती हैं आप, कुछ आप कई चीजें मिक्स कर रहे हो। वॉर की सिचुएशन का मतलब क्या होता है, दो कंट्रीज के बीच, तो उन दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट बैन हो जाएगा। उन दो कंट्रीज के बीच की बात हो रही है, मान लीजिए चाइना के साथ हमारा इतना बिजनेस चल रहा है, चाइना हमें सामान भेजता है, और आज चाइना के साथ वॉर डिक्लेयर हो जाए, तो जिस दिन वॉर डिक्लेयर हो जाएगी उसी दिन से बैन हो जाएगा, जो भी एयरपोर्ट या जहां पर भी रखा है सामान वहीं का वहीं रह जाएगा, ना यहां से वहां जाएगा ना वहां से यहां है, चाइना के लिए। लेकिन आपको जो बिजनेस कर रहे हो वो थोड़ी बैन होगा। कारगिल वॉर डिक्लेयर ही तो हुई थी, वो डिक्लेयर हुई थी, तभी तो उसे कारगिल वॉर कहा गया है। वो जो डिक्लेयर्ड है वो डिक्लेयर्ड है, अदरवाइज तो रोज ऐसे चलती रहती है फायरिंग, वो वॉर का पार्ट नहीं कहलाती। ठीक है जी, एक बार पढ़ लो अगर आपको ऐसा लग रहा है। इसके सेंटेंस देखो क्या कह रहा है, एनी ट्रेड विद पर्सन ओइंग एलिजेंस टू अ गवर्नमेंट at war with India without the license of the government of India is void. आपके बाद देखो वही दिया है, इंडिया एंटर्ड इन वॉर सिचुएशन लाइक विद चाइना दे रहा है, एग्जाम्पल है ये, ऐसा नहीं कि आपको अभी बता रहा है, तो एग्जाम्पल दे रहा है। तो ए फ्रॉम इंडिया एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद चाइना फॉर इंपोर्ट ऑफ टॉयज, सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज चाइना इज एलियन एनिमी ऑफ इंडिया। अगर वो वार सिचुएशन आ जाती है, अभी नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी वो बाद में सेटल डाउन होते हैं, फिर वो जब वो सिचुएशन वापस रिस्टोर होती है तो ऑब्वियसली बिजनेस करना है तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तो खत्म ही। लिखा ना, बिफोर सच वॉर लाइक सिचुएशन मे बी सस्पेंडेड और डिसॉल्व भी हो सकता है और सस्पेंडेड भी हो सकता है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन नहीं, वो तो अपने आप में कोई है। सेकंड लिखो, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, ये तो वही सेम चीज हो गई जो पीछे कहा था रॉबरी की। रॉबरी के आप बाद और प्रेशर बना रहे हैं कि केस वापस ले ले। स्टिफलिंग मींस प्रेशराइज करना। स्टिफलिंग मतलब क्या है? प्रेशराइज करना कि भाई इस प्रोसिक्यूशन को हटाओ, मेरे ऊपर जो केस किया है इसको हटाओ। स्टिफलिंग, प्रेशराइज करके केस को वापस लेने का प्रेशर बनाना। ठीक है जी, ये भी क्या हो जाएगा? वॉइड। लिख लीजिए, कोई एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ रॉबरी, कोई रॉबरी वाला लिख लीजिए। और क्या था उसमें? वन पार्टी इज मेकिंग प्रेशर टू अदर पार्टी टू डू नॉट गो टू द कोर्ट। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो गया वो, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट इसलिए यहां पर स्टेट जानबूझ के एक्शन लेते हैं कि हर कोई यही करेगा। मैंने तब भी कहा था आपको।
ये देखो कितना खतरनाक है, ये वाला एक फनी सा भी है। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी क्या कह रहा है? ऐसा बहुत होता है, मान लीजिए इसमें वकीलों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाती है कि किसी ने कहा कि भाई तू उसके अगेंस्ट केस कर दे, कुछ छोटा मोटा लूपहोल होगा और केस करने के बाद जो खर्चा आएगा वो मैं उठाऊंगा, लेकिन उसके बाद जो तुझे हर्जाना मिलेगा वो दोनों आधा आधा बांट लेंगे। ऐसा बहुत होता है। हाँ हाँ, लोग कर लेते हैं किसी को भी प्रेशराइज करने के लिए। जैसे नॉर्मली मैंने कहा ना, छोटा सा लूप होल होता है, इसमें लिखेंगे नहीं लेकिन मैं बताता हूँ, ऐसे मैटर्स में कहीं ना कहीं एक लूप होल होता है। वो कैसे? सपोज करो, सुन लो बेटा, सपोज करो आपके यहाँ दिल्ली में हर जगह एक बिल्डिंग की हाइट सैंक्शनड है। अब आप एक फ्लोर बना रहे हो ऊपर जो बिल्डिंग की हाइट को क्रॉस कर रहा है। मैं वहां से गुजर रहा था, आप वहां रहते थे, मैंने पूछा क्या हो रहा है? सर एक बिल्डिंग बना रहे। मैंने कहा तो अनऑफिशियल है, एज पर लॉ नहीं है अलाउड। आपने कहा हाँ है, वैसे इधर आओ, मैं आपको पुणे बुलाया। एक केस डाल दो इसके अगेंस्ट, सारा खर्चा केस का मैं उठाऊंगा, केस में लड़ूंगा, सब कुछ मैं करूंगा। आपको सिर्फ पार्टी बनना, आपको बोल रहा हूँ। आपके पड़ोस में वो बिल्डिंग बना रहे, अभी नहीं, आपके पड़ोस में हो रहा है, ध्यान से सुन नहीं रहे हो आप आज। आपके पड़ोस में हो रहा है और मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप केस फाइल करो, केस का खर्चा सारा मैं उठाऊंगा, पैसा और जो पैसा मिलेगा वो आधा आधा ले लेंगे, केस वापस लेने का। मैं क्यों? पैसा मिलता? अरे जीतने में क्या होगा कि वो कोर्ट कह देगा कि इसकी बिल्डिंग तोड़ दो ऊपर से, तो मुझे क्या मिला? क्या मिला हमें? कुछ नहीं, जेब से पैसे और चले गए केस लड़ने के। लेकिन उसमें क्या होगा, वो जो पार्टी है उसका तो पैसा खर्च हो रहा है, उसको 20-25 लाख रुपए 30 लाख रुपए जो खर्च हो रहा है। अब वो बेचारा सोचेगा कि यार जहाँ 30 लाख रख रहे हैं वहां 2 लाख में सेटलमेंट कर लो। वो आपको बुलाएगा कि आ जाओ जी, ये पकड़ो 2 लाख रुपए और केस विड्रॉ कर दो। अब 2 लाख में से हमने दोनों ने आधा आधा बांट लिया। ये है, ठीक है जी। सर ये लॉ जो है ये तो कहते हैं वो आइडिया तो इसमें क्या आ रहा है ये सुन लो बस, इसका पॉइंट is an agreement in which a person promises to maintain suit in which he has no interest। मेरा तो कोई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूं कि एक सूट मेंटेन करो, केस डालो। चैम्पर्टी का हिंदी मीनिंग तो कुछ नहीं है, इसको यही चीज बोलते हैं कि यही चैम्पर्टी कहलाती है जो हम कह रहे हैं। सर ये चपत लगाने की कोशिश समझ लो, सर ये समझ साकेत में बहुत होता है ये सब जगह होता है। चपत लगाने की कोशिश समझ लो इसे, चपत फ्रॉड, ठीक है ना? तो वो दोनों एक दूसरे के साइनोनिम चाहिए। इसमें क्या कह रहा है? is an agreement in which a person agree to assist another in litigation in exchange of a promise to hand over a portion of the process of the auction। सेम, दोनों चीजें सेम चीज है दोनों बेटा, डोंट वेस्ट योर टाइम। आगे देखो, आगे देखो उसमें क्या कह रहा है, एग्जाम्पल में भी देख लो आप, पढ़िए जरा। सेम है, ठीक है ना? इसमें तो कुछ लिखने की, तो आपको यही बात ध्यान रखनी है ना। अब इसमें एक चीज समझ लो, वो क्या कह रहा है कि मेंटेनेंस के भी अगेंस्ट कुछ हो सकती है बात, जो आप कह रहे हो कि अभी तक तो ये अपोज पब्लिक पॉलिसी है। ये अपोज पब्लिक पॉलिसी कब नहीं होगा? व्हेन इट इज रीजनेबल। ये तो दूसरे तरीके से समझा रहा है,
क्या कह रहा है? मेंटेनेंस एंड चैप्टर्टी कब तक वैलिड है? ये कब तक वैलिड है? इट इज अनरीजनेबल और अनजस्ट टू द पार्टी। अनजस्ट कब यूज होता है? किसी के खिलाफ जा रहा हो, जिसका साथ ठीक ना हो रहा हो। इट इज मेड बाय मैलिशियस मेंटेनेंस। मैंने कहा कि मैं वकील वहां से गुजर रहा था तो मेरी इंटेंशन क्या हो गई? गलत इंटेंशन की नॉर्मली वकील डायरेक्ट केस नहीं करते। कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। हमें एक चाहिए होती है ना बेटे पार्टी। प्लेंटिफ कौन बनेगा? अब मैं ही प्लेंटिफ बनूंगा तो ऐसे तो फंसता चला जाऊंगा हर जगह। मैं कर सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी ये अगेंस्ट प्रोफेशनलिज्म मानते हैं। जैसे सीए अगर मान लीजिए एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या वो अपनी कंपनी को ऑडिट कर सकता है? नहीं। जबकि वो सीए है, एलिजिबल है, तो उसे दूसरे से कराना पड़ेगा। छोटे छोटे प्रोफेशनलिज्म के फंडाज हैं, और कोई बात। नेक्स्ट लिखिए बेटा। ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स। ट्रैफिकिंग, ये वाला ट्रैफिक नहीं है, सड़कों वाला। जहां पर लेन देन स्टार्ट हो जाए, आदान प्रदान। An agreement of trafficking in public office is opposed to public policy. अभी तो समझा रहा हूँ। हाँ, अभी तो कह रहा हूँ जहां आदान प्रदान लेन देन स्टार्ट हो जाए वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो गया ना। उन चीजों को समझना है ना आपको, बातों को। करप्शन, समझ गए बात को? तो इसके बारे में लिख लो एरो डालकर। ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस, ये कहां होता है? ये हमने पढ़ा भी था। मेरी जॉब लगवा दूं, आगे सर ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस। बस ये एग्जांपल है। अब इसको पूरा खुलकर नहीं लिख रहे। ट्रैफिकिंग का मतलब है आदान प्रदान, लेन देन, ये इनका मीनिंग है। समझ गए कि जहां पर इस तरीके का लेन देन स्टार्ट हो गया वो तो अलाउड ही नहीं है। पब्लिक ऑफिस में कहां अलाउड है? फीस पे करना अलग इशू है, लेकिन आदान प्रदान देखो। फिर मैंने कहा हम पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई साहब कोलकाता में वो 4 फ्लैटों के अंदर नोटों की गड्डियां क्यों मिल रही हैं? अभी तो ये कोलकाता एक एग्जांपल है। मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग ओनली कोलकाता। ऐसे तो पता नहीं कितनी जगह होगा। दिल्ली के इतने सारे सैकड़ों घर होंगे, कहीं पर कितने नोट छुपे हुए होंगे। अब तक कितना पैसा इकट्ठा कर चुकी है ईडी पिछले 5 साल में? बताओ। इफ यू आर अवेयर, अब तक कितना पैसा ईडी इस तरीके का जब्त कर चुकी है? 500 करोड़। 67,000 करोड़ जो ऑफिशियल है। ऑफिशियल 67,000 करोड़ पिछले 5 साल के अंदर गोल्ड एक्स्ट्रा है। अभी जो गोल्ड मिला है 500 किलो का गोल्ड तो अभी मिल चुका है अकेले कोलकाता से, 500 किलो। और वो कह रहे हैं कि इट में गो टू अप टू 1000 शायद। गवर्नमेंट सर इस पैसे का होल्डर क्या था? सर ऐसे भी तो हो सकता है कि अगर ईडी है
उसने अपनी जेब में 250 या 500 डाल दिया और 500 तो होता है बेटा। देखो फिर बात आ जाएगी घूम फिर कर मूवीज पर। आपने मूवीज में अगर देखा हो, मूवीज में ऐसा होता है। वो एक पिक्चर में आया था अभी पीछे, ड्रग्स को लेकर एक मैं पिक्चर देख रहा था, उसमें आया था, नहीं उसमें बता रहा है कि भाई एक समथिंग क्वांटिटी पकड़ी गई, एग्जाम्पल 1000 किलोग्राम पकड़ी गई, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब वो केस कब फंसा कि जब बात आई वहां से भी चोरी हो गया, जेल में से वो जहां पे उन्होंने रखा हुआ था स्टोर करके, वहां से भी चोरी हो गया। चोरी होने के बाद जब रेट डली, सुनो, तो 900 केजी मिला। क्या 900 केजी मिला, 1000 केजी चोरी हो गया जहां रखा हुआ था वहां से भी, फिर मिला तो वापस 900 केजी मिला। तो केस तब खुला कि बाकी का 100 केजी कहां गया। तो वो चीजें हैं। तो जो आप बता रहे हो उसमें क्या कह सकता हूं मैं, ये तो वो चीजें हैं जो न्यूज में आ चुकी हैं। पुलिस वाले आई कांट मेक एनी कमेंट। नेक्स्ट, ये तो बहुत अगेंस्ट है सरकार के हैं। पता चले वहां पे कबीर सिंह था, वहीं पर ही सो गया। एक एग्जाम्पल दूं, बताता हूँ एक